Hello everyone, welcome to my channel Clarity Connection. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है हार्ड वर्क। और ये बड़ा यूनिक सा टॉपिक मैंने चूज़ किया है हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क को अगर हम समझें तो हमारे दिमागों में हार्ड वर्क के ऊपर एक नरेटिव बचपन से ही फीड करा गया है। हमारी फैमिली में मेंबर्स ने करा है, हमारी स्कूल टीचर्स ने करा है, सब जगह से हमने यही सुना है बचपन से कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क से सफलता मिलती है, ठीक है, और हार्ड वर्क करो, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का ये पहला कदम है। और ये नरेटिव जब हमने सुना था, बचपन से हम आज तक इसको सुन रहे हैं, पर बचपन में ये हार्ड वर्क जो हमें डालना होता था बचपन के टाइम में और आजकल के टाइम में, हार्ड वर्क के डालने के तरीके में, इस हार्ड वर्क को जो एफर्ट मतलब एफर्ट डाल के जो हार्ड वर्क करा जाता है, उस एफर्ट की क्वांटिटी, उस एफर्ट का डालने का मीडियम, जिस काम के लिए एफर्ट डाल रहे हैं उस काम का नेचर, ये टोटली बदल चुका है, टोटली बदल चुका है। पर ये जो नरेटिव है ना, इसको हम जो बचपन से हमने सुना हुआ है उसको हम एज इट इज़ आज के सिनेरियो में इस वजह से अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सेम टू सेम। इसको हमें आज की डेट में इस नरेटिव की रेलेवेंस अब कितनी रह गई है इसको समझना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन का हम सॉफ्टवेयर का जो अपडेट आता है उसको हम टाइम टू टाइम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं ना, अपडेट लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो उसी तरह हमारे को इस नरेटिव को भी अपडेट करके इसकी करंट सिनेरियो में क्या रेलेवेंस है उसके हिसाब से इसको अब बनाना पड़ेगा। सेम नरेटिव एज इट इज़ आज की डेट में नहीं अप्लाई किया जा सकता। अब ये कैसे है और ये क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड वर्क का नेचर क्या है? ये हार्ड वर्क में जो हार्डनेस है ये हम नाप नहीं सकते, इसके लिए कोई मशीन नहीं बनी। जैसे पानी की हार्डनेस हम नाप लेंगे, किसी रॉक की नाप लेंगे, मेटल की नाप लेंगे, मिनरल की नाप सकते हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। पर हार्ड वर्क की हार्डनेस कैसे नापी जाए वो नहीं नाप सकते, उसके लिए कोई मशीन नहीं बनी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। और जब पुराने टाइम से और आज तक के टाइम में हार्ड वर्क करने का ज़रिया, हार्ड वर्क करने का तरीका, या किसके थ्रू हार्ड वर्क किया जा रहा है वो टोटली बदल चुका। तो आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उस चीज़ को मेजर करना कि भाई हार्डनेस, एक हार्ड वर्क की क्या हार्डनेस है, हार्डनेस कैसे नापे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम उस ज़माने में जाते हैं जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी। हमारी कंट्री एक गरीब कंट्री हुआ करती थी और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बेस होता था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होती थी और जो किसान होता था उसके बाद उसकी बॉडी हुआ करती थी एक मशीन जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर करता था। वो फिज़िकली सारे काम करता था, उसके पास कोई भी फैसिलिटी, कोई भी एम्यूनिटीज़ या सर्विस कुछ नहीं थी। किसी भी टाइप के लिए, किसी भी टाइप से लाइफ कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, बहुत टफ हुआ करती थी। सारी क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, पानी, नदी से पानी लाना या कुएं से पानी निकालना, वो सब फिज़िकली किया जाता था। तो लाइफ वॉज वेरी टफ। एंड वो कितना फिज़िकली लेबर डाल रहा है, कितना एफर्ट डाल रहा है और वो कितना आउटपुट निकाल पा रहा है उस इनपुट को डाल के, इसमें क्लियर रिलेशन हुआ करता था। कुछ भी थोड़ा भी अगर वो एक्स्ट्रा करता था तो उससे कितना एक्स्ट्रा वो और उगा सकता है, उसमें क्लियर रिलेशन हुआ करता था। तो जितना उसने इनपुट डाला उस हिसाब से उसको आउटपुट मिल जाया करता था। अब क्या है, इकोनॉमी का प्रोग्रेस हुई, कंट्री आगे बढ़ी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी। अब इन फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीन्स लगी और ज़्यादातर और जो पॉपुलेशन थी, जो हमारी कंट्री की जनता थी, वो इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए इन फैक्ट्रीज़ में काम करती थी। अब आप इमेजिन करो, ये एक 90s 70s 80s की कोई बॉलीवुड मूवी जिसमें एक बड़ी सी फैक्ट्री है, बहुत सारी मशीन्स लगी हैं उसमें, और ब्लू कलर की यूनिफॉर्म या ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में बहुत सारे लेबर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखो वो मशीन को, या एक पूरी मशीन को या उसके किसी एक कंपोनेंट को चला रहे हैं, ठीक है, और पूरा दिन उनका वही काम है। अब ये रिपीटेटिव नेचर का काम होता था, ठीक है, माइंड का इसमें इस्तेमाल कम होता था, फिजिकली ही वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, फिजिकल एफर्ट्स और लेबर ज़्यादा होती थी।
उनके जो भी उनको सैलरी मिलती थी वो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड के हिसाब से मिलती थी। कितने घंटे उन्होंने काम करा उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी। ओवर टाइम करेंगे तो ओवर सैलरी मिलती थी। और अगर वर्किंग आवर्स में से अगर वो पकड़े गए कहीं बीड़ी पीते हुए या गप्पे मारते हुए बाकी के लोगों के साथ, तो सुपरवाइजर आता था, उनको हड़काता था। और ये डायलॉग हमने कहीं सुना है कि तुम्हारी आज के दिन की तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो इस टाइप के हिसाब से उनके वर्किंग आवर्स का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती थी, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती थी। पूरा उनका वो कब फैक्ट्री में आए, कितने बजे गए और जितने टाइम वो फैक्ट्री में थे उन्होंने कितनी देर काम करा, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती थी। उनकी ओवर टाइम की रिकॉर्डिंग होती थी और उनको उस हिसाब से पैसे मिलते थे। अब लेबर्स को भी पता था अगर वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट वो कमा सकते हैं। तो इसमें भी क्लियर रिलेशन था, इतने घंटे इनपुट डाला, इतने हमने पैसे कमाए, ठीक है। साथ ही साथ इस दौरान ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी। अगर उसी टाइप की आपको 70s-80s की मूवी याद करो, जब हमने उसमें कई सीन देखा होगा कि ट्रेड यूनियन का लीडर है, उसने हड़ताल कर दी कोई मांग पूरी ना होने पे। मैनेजमेंट के सामने उन्होंने कोई अपनी डिमांड रखी और वो मैनेजमेंट ने पूरी नहीं करी तो उन्होंने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, फैक्ट्री में काम बंद हो गया। तो इस टाइप का सीन मूवीज़ में हमने देखा है, पहले की मूवीज़ में। तो ये ट्रेड यूनियंस लेबर के वेलफेयर के लिए होती थी, लेबर की प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक पहुंचाने का एक लिंक होती थी। तो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का सब मतलब ये सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में होता था कि जितना भी हम इनपुट डालेंगे और जितना भी हम पैसा पाएंगे उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता था। अब आया आज का टाइम जो कि एक है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री के जीडीपी में। और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें हमारे मिडिल क्लास के ज़्यादातर यूथ्स एम्प्लॉयड हैं, चाहे आईटी में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे किसी और सेक्टर में हो। अब इस टाइप की जो इकोनॉमी हो गई है, और इस टाइप की इकोनॉमी में जो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर हो गया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, हमारी बॉडी कोई काम नहीं करती, हमारी बॉडी रेस्ट करती है चेयर के ऊपर, और लैपटॉप पे हमारा दिमाग से काम होता है। पूरा टाइम हमारा दिमाग काम में एंगेज रहता है, हमारी बॉडी एंगेज नहीं रहती। मतलब हम फिजिकल लेबर नहीं डालते जैसा कि हम पहले डाला करते थे, हम डालते हैं मेंटल लेबर, ठीक है। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि मीडियम जिसके थ्रू हार्ड वर्क हो रहा है वो चेंज हो चुका है। फिजिकली अब ये नहीं हो रहा पहले के जैसे, अब ये हो रहा है माइंड से, ठीक है, मेंटल हो रहा है। अब क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे है, माइंड काम कर रहा है। ऑफिशियल जो वर्किंग शिफ्ट है उसमें तो काम कर ही रहा है, उसके बाहर भी काम कर रहा है। कैसे, कैब में लौटते हुए, कम्यूटिंग के दौरान, ठीक है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सब पे आप एंगेज्ड हो, ठीक है। आप घर पहुंचे, यू आर एट होम फिजिकली, बट आप वर्क से कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं हो। घर आके भी यू आर नॉट ट्रूली एट होम। घर में आके भी आपको कभी भी कॉल आ सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, चाहे वो रात के 11 बज रहे हो, कभी 10 बज रहे हो, कभी 12 बज रहे हो, कि अभी कॉल 1 घंटे में एक कॉल होने वाली है या 1 घंटे में कोई मीटिंग होने वाली है। तो इस तरीके से आप फिजिकली तो घर में आप हो, पर आप मेंटली काम से ही कनेक्टेड हो। फिर क्या है, इस टाइप की इकोनॉमी में जो सैलरी आपको मिल रही है वो मंथली बेसिस पे मिल रही है, नंबर ऑफ डेज वर्क के हिसाब से। पर आप ये देखने की कोशिश करो कि दिन के हिसाब से तो हमारी कैलकुलेशन हो रही सैलरी की, पर हर उस दिन में हमने कितने घंटे काम किया उसकी कैलकुलेशन कहीं नहीं है। नंबर ऑफ डेज का रिकॉर्ड तो रखा जा रहा है, बट वेयर इज द रिकॉर्ड फॉर नंबर ऑफ आवर्स दैट वी हैव पुट इन ईच ऑफ दैट डे। हर उस दिन कितने घंटे हमारे गए उसका हिसाब कहाँ है। अब वो जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, क्या हमारे वर्किंग आवर्स के आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स के बाहर के आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स से पहले के आवर्स हैं, वो कितने आवर्स हैं, आवर्स का हिसाब कहीं नहीं है। मंथली बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ डेज रिकॉर्ड होते हैं, हमारी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, और उसके हिसाब से हमारे मंथ एंड पे हमारे को सैलरी मिल जाती है। तो ये
एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पहले नहीं होता था, ये अब हो रहा है। मंथली बेसिस पे हो रहा है और डेज के हिसाब से हो रहा है। इसमें आपके नंबर ऑफ आवर्स का हिसाब किताब हाँ कुछ पता नहीं कहाँ है। अब क्या है, आजकल के टाइम में किसी भी टाइप की लेबर यूनियन या एम्प्लॉय यूनियन तो है नहीं, या इस प्रकार की कोई बॉडी नहीं है जो एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हायर मैनेजमेंट तक का कोई लिंक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एचआर पॉलिसीज भी जो हैं या एचआर डिपार्टमेंट भी जो है कॉर्पोरेट्स में, दे ऑल्सो फंक्शन इन फेवर ऑफ द हायर मैनेजमेंट। उनको उनका टारगेट यही होता है कि कैसे मैक्सिमम काम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स से एक्सट्रैक्ट कराया जाए और दिया जाए। तो ऐसा तो वर्क कल्चर हो गया है। फिर अब जितनी भी ये, आप एक बार सोच के देखो, आजकल का जो कॉर्पोरेट है, एंड सिंस द टाइम व्हेन कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड और टिल आज की डेट जब एआई का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो गया है, तो इन सब से क्या हुआ है, क्या एआई तक हम आ गए, फ्रॉम कंप्यूटर टू एआई हमने जर्नी पूरी कर ली। पर क्या आज भी एआई आने के बाद भी क्या टेक्निकली हम इतने साउंड हैं कि वी कैन एंजॉय अ ग्रेटर लेजर टाइम, या वी कैन एंजॉय सम फ्री टाइम टू एंगेज आवर माइंड इन सम रिलैक्सिंग एक्टिविटी, जिससे कि हमारा माइंड थोड़ा काम डाउन हो जाए। अगर वर्क से हमें स्ट्रेस मिलता है तो क्या हम कोई ऐसी स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं? क्या हमारे पास उतना फ्री टाइम है? अब आप सोच के बताइए, क्या हमारे पास उतना फ्री टाइम है जिससे कि हमारे को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिल सके, बेटर वर्क कल्चर हो सके और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड हो सके? किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट ने क्या ये बेनिफिट हमारे को प्रोवाइड कराए हैं एज अ वर्क फोर्स? किसी ने नहीं कराए। वर्क फोर्स का ये जो बेनिफिट मिलता किसी टेक्निकल एडवांसमेंट के वजह से, ये ऑफसेट हो गया है, ये नलीफाई हो गया है। कैसे? कॉरपोरेट साइमल्टेनियसली वर्क फोर्स को ही कम कर देते हैं। जब वर्क फोर्स कम हो गई तो जो भी बेनिफिट एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स के लिए होता वो एक्चुअली में नलीफाई हो गया, क्योंकि जो भी वर्कलोड है अब वो कम लोगों को करना पड़ेगा। सो पर पर्सन तो वर्कलोड अब भी उतना ही है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट से बेनिफिट मिला क्या? बेनिफिट मिला सिर्फ कॉरपोरेट्स को। इन्होंने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर लिए क्योंकि इनकी सैलरी एक्सपेंसेस कम हो गए, क्योंकि वर्क फोर्स कम हो गई, और ये हमारे को सैलरी पे करते हैं मंथली बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, जबकि ये क्लाइंट से चार्ज करते हैं नंबर ऑफ आवर्स वर्कड के बेसिस पे। तो ये पैसे सामने से तो चार्ज कर रहे हैं घंटों के हिसाब से, हमें दे रहे हैं दिनों के हिसाब से। हमारे कितने घंटे उस दिनों में लगे उसका कहीं पे भी कोई भी हिसाब किताब नहीं है। हमें कभी भी कॉल आ जाती है कि भाई अभी इतनी देर में मीटिंग है या इतनी देर में कोई जूम कॉल है, और हमारे को अवेलेबल होना पड़ता है, चाहे भले ही वो हमारा वीकडे हो, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम कैब में ऑफिस से घर लौट रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच के देखो कि जब पुराना टाइम हुआ करता था और तब ये बोला जाता था हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का जो सिनेरियो है, जब ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो गई है और टेक्निकली हम इतने एडवांस्ड लोग हो गए हैं जब जैसे कि हम पहले बिल्कुल नहीं थे, तो क्या आज की डेट में भी क्या हार्ड वर्क इज़ स्टिल द की टू सक्सेस? क्या हार्ड वर्क, अगर हमें सिर्फ यही याद रखना चाहिए कि सक्सेस इससे आती है, हार्ड वर्क से क्या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं आ रहा? क्या हार्ड वर्क से हम पूरे दिन आउट ऑफ इवन बिफोर और इवन आफ्टर द वर्किंग आवर्स क्या वर्क से कनेक्टेड नहीं है? आप 2 मिनट ठहर के सोच के देखो, क्या आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो? क्या आप इस बात से एग्री कर पा रहे हो? फिजिकल लेबर जो पहले हुआ करती थी वो टेंजिबल होती थी फ्रेंड्स, वो देखी जा सकती थी, महसूस की जा सकती थी। पर ये जो मेंटल लेबर है ना, ये दिखती नहीं है क्योंकि ये माइंड में हो रही होती है, ये इंटेंजिबल है। इसी वजह से ये हाईली इग्नोर की जाती है। और ये पहले के टाइम पे तो ये चीज़ की अवेयरनेस ही बिल्कुल नहीं थी, ये इग्नोर ही रहती थी। आजकल के टाइम पे थोड़ी बहुत अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में फैल रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड।
क्योंकि इसके हिसाब से पेमेंट ही नहीं होती, इसके हिसाब से इसकी मेजरमेंट ही नहीं होती, तो इसके हिसाब से पेमेंट क्या होगी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि फ्रेंड्स, वर्क जो है ना, वर्क इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट द होल लाइफ। ये पूरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है वर्क। हम कितना और क्या इनपुट डालते हैं किसी भी आउटपुट को लेने के लिए, फ्रेंड्स, ये टोटली चेंज हो चुका है। वी कैन नॉट यूज द सेम यार्ड स्टिक टू मेजर द वर्क, द हार्ड वर्क ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट नेचर। 1 किलो सोना इज नॉट इक्वल टू 1 किलो कोयला। हालांकि दोनों का वेट सेम है, 1 किलो, पर स्टिल सोने का 1 किलो एंड कोयले का 1 किलो सेम नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेट मैच को कंसिडर करो, जहाँ लास्ट बॉल पे 6 रन्स की ज़रूरत है जीतने के लिए, और एक कोई दूसरा मैच है जहाँ 25 बॉलों पे 6 रन्स की ज़रूरत है जीतने के लिए, ठीक है। और अब दोनों मैच में सपोज करो इंडिया जीत गई, इंडिया दोनों ही मैच जीत गई, पर वो जो थ्रिल, वो सस्पेंस, वो खुशी जो लास्ट बॉल पे छक्का पड़ के जीतने की मिलती है, क्या वो 25 बॉलों पे 6 रन चाहिए और हमें मिल गई हो, क्या वो सेम टू सेम उतनी मिलेगी हमें उस टाइम पे? हालांकि हम यहाँ भी जीते, हम यहाँ भी जीते, पर हमारे को ज़्यादा खुशी कहाँ मिली, ज़्यादा सस्पेंस, ज़्यादा थ्रिल हमें कहाँ मिला, या हम लास्ट बॉल पे छक्का मार के जीते। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रहा हूँ, जब दोनों हार्ड वर्क का नेचर टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वर्क जो हम कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, तो हम उसको एक ही ढंग से मेजर कैसे कर सकते हैं। एंड मोर ओवर केस और ख़राब हो जाता है तब जब कि मेंटल लेबर तो इंटेंजिबल है, इसका तो कहीं अकाउंट फॉर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोच के बताओ कि अब यहाँ पे क्या हमें ठहर के इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? हम एक ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम अगर अपनी बॉडी से 100% डाल सकते हैं तो हम किसी एक चीज़ में तो 100% डालेंगे नहीं। सपोज़ ये हमारा जॉब है, ये हमारा वर्क है, अगर हम इसमें 100% डाल देंगे तो जो बाकी जहाँ जहाँ हमारे को अपना एफर्ट, अपना टाइम और डालना है वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए, तो वहाँ हम कैसे करेंगे? अगर हमारी कई बास्केट्स हैं हमारी लाइफ में, जॉब है, फैमिली है, चिल्ड्रन है, रिलेशनशिप है, हमें सब जगह बराबर से एफर्ट डालना है ना। हमें सब जगह बराबर से एफर्ट डाल सकेंगे तभी तो एक कॉम्प्रीहेंसिव हैप्पीनेस या कॉम्प्रीहेंसिव वेलबींग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जॉब में तो हमने 100% इनपुट डाल दिया, बाकी सब में हम ज़ीरो हैं, तो क्या हमारे को एक कॉम्प्रीहेंसिव हैप्पीनेस मिल पाएगी, एक वेलबींग हमको मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। और लास्ट में मैं आपको एक रिसेंटली हुआ केस सीए एना सेबेस्टियन के को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन के जो थी, वो विद इन 4 months ऑफ हर जॉइनिंग अ बिग 4 फर्म वो एक्सपायर हो गई। इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया, इतना हाई वर्क स्ट्रेस हो गया कि वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई, और इस चीज़ की वजह से वो एक्सपायर हो गई जस्ट इन 4 months जब से उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा कि आपको थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी मिले कि हार्डनेस कि जो ये हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्क को किस हिसाब से हमें डालना है और इस हार्ड वर्क को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर ही नहीं होता फ्रेंड्स, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जो होते हैं, जो हम हार्ड वर्क देने के चक्कर में इग्नोर कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनकी भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सुन के आपको 2 मिनट समझने की, सोचने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपनी वर्क एनवायरनमेंट में, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक करना और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।